कई साल पहले धुंध भरे पहाड़ों के बीचों बीच मलाना नाम का एक अनोखा छोटा सा गांव हुआ करता था। ये अनोखा गांव अपनी शांत सुंदरता, हरे भरे घास के मैदानों और अपने ग्रामीणों के शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हालांकि वहां से गुजरने वाले यात्री कभी भी उस अंधेरे रहस्य को नहीं समझ पाए जो गांव अपने सदियों पुराने घरों और कच्ची पक्की सड़कों के बीच छुपाए बैठा था। अलौकिक घटनाओं और भूतिया दृश्यों की बातें यहां कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। स्थानीय लोग रात में सड़कों पर घूमती आत्माओं की बातें और पुराने चर्च से गूंजती भयानक आवाजों की कहानियां हमेशा अपने बच्चों को सुनाया करते थे। लेकिन इन भूतिया अफवाहों के बावजूद मलाना के ग्रामीण अपनी दैनिक जीवन में लगे रहे और हमेशा उन अलौकिक घटनाओं के बारे में बातें करने से बचते रहे जो कभी उनके बूढ़े बुजुर्गों ने खुद देखी थी। यकीन मानिए, इस गांव का रहस्य जानने के बाद आप भी कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 273। ये सब कई दशक पहले शुरू हुआ था जब एक भविष्यकर्ता ने मलाना गांव का दौरा किया था। उत्सुकता से व्याकुल ग्रामीण अपने भविष्य का खुलासा करने के लिए बड़ी उत्सुकता से कतार में खड़े हो गए, लेकिन जो रहस्य उनका इंतजार कर रहा था वो उन सब की कल्पनाओं से भी परे था। भविष्यकर्ता दाईमा नाम की एक बुद्धिमान महिला ने प्रत्येक ग्रामीण की आंखों में झांकते ही डर से हांफते हुए एक चेतावनी दी। तुम्हें ये गांव छोड़ देना चाहिए। ये पूरी भूमि शापित है और अतीत की आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक उन्हें शांति नहीं मिल जाती। दाईमा की इन बातों से गांव वालों पर थोड़ा भय और अविश्वास छा गया था, लेकिन फिर भी किसी ने भी उनकी इन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने दाई माँ के शब्दों को केवल एक पागल की बकवास करार खारिज कर दिया, क्योंकि अलौकिक घटनाओं की ऐसी कहानियां वो लोग कई सदियों से सुनते आ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि दाई माँ की ये भविष्यवाणी सच साबित होगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मलाना का शांतिपूर्ण मखौटा धीरे धीरे ढलने लगा था और काली परछाइयां दीवारों पर नाचती हर तरफ दिखने लगी थी। अजीब आकृतियां पतली हवा से साकार हो रही थी और भूतिया चीखें अब पूरे गांव में गूंजने लगी थी। अब पूरा गांव जीवित और मृत लोगों के बीच फंसी बेचैन आत्माओं का गढ़ बन चुका था। धीरे धीरे वहां कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो लोगों की सोच और समझ से बिल्कुल परे थी। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति ब्रिजेश, जो कि आज ही शहर किसी काम के लिए गया था और घर वापस आने में काफी लेट हो चुका था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब ब्रिजेश अपने गांव से थोड़ी ही दूर जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था, जब जंगल की तरफ से एक आवाज उसे साफ साफ सुनाई दी। अरे कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है? ये आवाज सुनकर ब्रिजेश चलता हुआ एकदम से रुककर यही सोच रहा था कि इतनी रात गए जंगल में आखिर कौन हो सकता है। गांव में हो रही अलौकिक घटनाओं से ब्रिजेश पहले ही परिचित था। उस आवाज को अनसुना कर ब्रिजेश एक बार फिर गांव की तरफ बढ़ने लगा। अभी ब्रिजेश बड़ी मुश्किल से 10 कदम ही आगे गया था जब एक बार फिर, अरे भाई साहब, कोई सुन रहा है क्या? मेरी मदद करिए, मैं यहां फंस गया हूं। एक बार फिर ये आवाज सुनकर ब्रिजेश यही सोच रहा था
कि शायद कोई गांव का ही व्यक्ति किसी मुसीबत में है। थोड़ा रुककर और एक संकोच भरी आवाज में ब्रिजेश ने आवाज लगाई, अरे भाई कहाँ हो तुम? और ब्रिजेश की ये आवाज सुनकर उस व्यक्ति का कहना था, यहाँ हूं मैं, जंगल की तरफ चले आओ। ब्रिजेश ये सुनते ही मदद के इरादे से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी के लिए ब्रिजेश के पास एक छोटी सी टॉर्च एकमात्र सहारा था। उसी टॉर्च की रोशनी के सहारे ब्रिजेश तकरीबन 10 कदम जंगल के अंदर की तरफ पहुंचा, पर अब वहां कोई आवाज ब्रिजेश को सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी ब्रिजेश ने फिर आवाज लगाई, अरे भाई किस तरफ आना है? ब्रिजेश की आवाज लगाते ही उस व्यक्ति ने फिर जवाब दिया, थोड़ा और आगे चले आओ, बस थोड़ी दूर ही, जल्दी आओ। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर ब्रिजेश को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो पहली आवाज यहीं से आ रही थी जहां अभी अभी वो पहुंचा था। पर यहां पहुंचने के बाद आवाज अब जंगल के और अंदर की तरफ से आ रही हो। जंगल में आवाज गूंजती रहती है, यही सोचकर ब्रिजेश आगे की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे अब जंगल और भी डरावना और भयानक होने लगा था। ब्रिजेश इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था, पर न जाने क्यों अभी ऐसा लग रहा था कि यहां वो पहली बार आया हो। टॉर्च की रोशनी में ब्रिजेश उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ जंगल में काफी अंदर आ चुका था जब आसपास पेड़ों में एक अजीब हलचल होने लगी। डर से ब्रिजेश ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा तो अब दूर दूर तक घने पेड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी ब्रिजेश आसपास देखता हुआ कुछ और सोच पाता कि तभी एक बार फिर उस व्यक्ति की आवाज ब्रिजेश ने सुनी, जल्दी आओ, बस तुम पहुंच ही गए हो। और अब ये आवाज काफी पास सामने ही पेड़ों के पीछे से आ रही थी। ब्रिजेश यही कहता हुआ, आ रहा हूं भाई साहब, बस आ रहा हूं। यही कहता हुआ ब्रिजेश उसी पेड़ के पीछे पहुंचा और टॉर्च की रोशनी लगाकर हर तरफ देखने लगा तो वहां दूर दूर तक घने पेड़ों के अलावा कोई नहीं था कि तभी, यहां अंदर हूं मैं, निकालो मुझे यहां से जल्दी। और ये सुनते ही ब्रिजेश ने ठीक दाईं तरफ उसी आती आवाज की दिशा में देखा तो कुछ पलों के लिए काफी हैरान था, क्योंकि ब्रिजेश इस गांव में बचपन से आज तक रहा और यहाँ के जंगल और हर जगह को अच्छी तरह जानता था। पर अभी अभी जो ब्रिजेश अपने सामने देख रहा था, ये नजारा ब्रिजेश के लिए बिल्कुल नया सा था, क्योंकि उसके ठीक सामने एक पुराना टूटा फूटा हुआ घर और उसी के सामने बने एक कुएं से ये आवाज आ रही थी। ब्रिजेश यही सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ा कि आज तक ऐसी जगह तो यहाँ कभी नहीं देखी और ना ही कभी गांव में ऐसी जगह की बातें सुनी हैं, तो आखिर ये जगह है कौन सी। ब्रिजेश इस पूरी जगह को टॉर्च की रोशनी में अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था जब एक बार फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई पहले मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। ब्रिजेश ने ये सुनते ही उस कुएं में टॉर्च लगाकर झांका तो काले अंधेरे के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था कि तभी ब्रिजेश का कहना था, अरे भाई साहब कहाँ हैं आप, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। कि तभी ब्रिजेश की आवाज सुनकर उस व्यक्ति का कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो आप मेरी मदद करने आ गए। आप बस हाथ बढ़ाइए, मैं उछलकर आपका हाथ पकड़ लूंगा। और ये सुनते ही ब्रिजेश का एक बार फिर कहना था, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना गहरा कुआं है,
ये कैसे पहुंचेंगे आप रुकिए, मैं कुछ आसपास ढूंढता हूं। और ये सुनते ही उस व्यक्ति का कहना था, अरे आप घबराइए मत, मैं पहुंच जाऊंगा, आप हाथ बढ़ाइए। ये सुनकर ब्रिजेश ने मन ही मन में उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वैसे भाई साहब, आप इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या करने आए थे? ब्रिजेश का इतना कहना भर था जब ब्रिजेश का हाथ उस व्यक्ति ने जोर से पकड़ा और कहा, मैं एक राहगीर हूं, रास्ता खो गया था, यहां कुआं दिखा तो पानी पीने के लिए झांका, पर मेरा पैर पता नहीं कैसे फिसल गया। ब्रिजेश के हाथों पर अब काफी जोर पड़ रहा था। एक हाथ से कुएं के पत्थरों को पकड़े ब्रिजेश उस व्यक्ति को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, पर मानो अब उस व्यक्ति का वजन हर एक पल में बढ़ता जा रहा था कि तभी धीरे धीरे ब्रिजेश उस कुएं में खिंचने लगा। ब्रिजेश गिरने के डर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, पर ब्रिजेश का हाथ मानो किसी रस्सी ने जोर से जकड़ लिया हो कि तभी उस व्यक्ति का एक बार फिर कहना था, क्या हुआ ब्रिजेश, थोड़ा और जोर लगाओ। उस दिन के बाद से ब्रिजेश का कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर ब्रिजेश कहां गायब हो गया। गांव में धीरे धीरे ऐसे ही कई लोग गायब हुए। इन घटनाओं के बाद से लोग दहशत में जी रहे थे। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं और बढ़ती चली गई। लोगों को अब सड़कों पर सफेद गाउन पहने एक औरत साफ दिखने लगी थी। काले साए धीरे धीरे और बढ़ते गए और उसके कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी भयानक घटना घटी कि अब लोगों को वो गांव छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि कुछ राहगीर जो उस गांव में सामान बेचने के इरादे से उस गांव में पहुंचे थे, सारा दिन गांव में घूमने के बाद रात बिताने को राहगीर उसी गांव से थोड़ी दूर डेरा जमा कर रुक गए। वो इस गांव की अलौकिक घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे और फिर रात तकरीबन 11 बज रहे थे जब वो सभी राहगीर गहरी नींद में थे कि तभी जंगल की तरफ से बड़ी ही भयानक आती आवाजों से उन सभी की नींद खुली। उठकर उन सबने चारों तरफ देखा तो खाली रास्ते और उनके द्वारा जलाई आग के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पर जंगल से आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। जंगली जानवर की आवाजें सोचकर वो सभी एक बार फिर निश्चिंत हुए और उनमें से एक व्यक्ति ने आग में और लकड़ियां डालकर सोने का सोचा। जैसे जैसे आग और दहकने लगी, जंगल से आती आवाजें धीरे धीरे दूर होती गई। एक बार फिर वो सभी गहरी नींद में सो गए और जैसे जैसे आग कम हुई, एक बार फिर वही भयानक आवाजें उनके नजदीक आती गई। लगभग रात 1 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा और उनमें से एक व्यक्ति जो ये बिल्कुल समझ चुका था कि हो ना हो ये जो भी है वो आग के कारण ही हमसे दूर है। अभी दिन होने में काफी वक्त बाकी था और उनके पास जलाने के लिए लकड़ियां धीरे धीरे कम होती गई और जैसे ही आग बुझी, उन सभी राहगीरों ने जो भी देखा वो देखकर उनकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि जंगल के बीचों बीच कई चमकती आंखें एक
भयानक आवाज करती हुई उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। और उसके कुछ ही पलों बाद उन राहगीरों की चीखों से वो पूरा इलाका गूंज उठा। अगली सुबह गांव में जो भयानक नजारा था वो देखकर सभी लोगों के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि गांव की सड़कों पर हर तरफ खून और उन राहगीरों के शरीर के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे, जिन्हें कौवे और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। इस घटना के बाद अब लोगों में डर इस कदर छा चुका था कि नौबत अब गांव छोड़ने की आ गई। पर वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो मुसीबत और डर को स्वीकार करके उसी के साथ खुद को ढाल लेते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबतों को पहले भांपते हैं और फिर अपनी मौत की ना सोचकर उन मुसीबतों से निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही था इस गांव में रहने वाला विजय, जो अभी मात्र 21 साल का था, पर उसके हौसले आसमान को छूने वाले थे। बिना किसी को बताए वो इस गांव की अलौकिक घटनाओं के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहाँ ये शुरू क्यों हुआ। बूढ़े बुजुर्गों से और कई लोगों से विजय को इस गांव में घटी कई पुरानी कहानियां मिली, जिनमें एक कहानी इन घटनाओं से बिल्कुल मेल खाती थी। माना जाता है कि ये सभी घटनाएं उसी एक आत्मा से जुड़ी हुई थी, जिसका रहस्यमयी परिस्थितियों में दुखद अंत हो गया था। मान्यताओं की माने तो एक युवा लड़की ईशावरी की सगाई गांव के लोहार के बेटे रघु से होने वाली थी, और उनके प्रेम की चर्चा कई गांव में मशहूर थी। उनकी शादी का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे, हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अपनी ही शादी की पूर्व संध्या पर ईशावरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ग्रामीणों ने ईशावरी को लगातार तलाश किया, लेकिन उसके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिला। उसके बाद रघु काफी दुखी और तबाह हो चुका था। उसने कभी ना शादी करने की कसम खाई और एकांतवास में उतर गया, और एक दिन रघु भी बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से ही धीरे धीरे भय की व्यापक चपेट में ये पूरा गांव आने लगा। ईशावरी के भूत की कहानियां हर तरफ सुनाई देने लगी, और इसके बाद से ही कई लोगों का कहना था कि चांदनी रातों में वो एक चमकीले सफेद गाउन पहने एक भयानक आकृति के रूप में साकार हो जाती थी, जो अपने खोए हुए प्यार के इंतजार में सड़कों पर घूमती रहती थी। विजय जैसे जैसे गांव के इतिहास की गहराइयों में उतरा, उसे ईशावरी के घर का ठिकाना पता लगा कि जंगल के बीचों बीच कभी एक घर हुआ करता था। ये पता लगते ही विजय उसी घर की खोज में निकल पड़ा, और उसी पुराने घर में विजय को एक भूली हुई डायरी मिली, जिसके नाजुक पन्ने एक छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर रहे थे। वो डायरी ईशावरी की माँ की थी, जो अपने पीछे अपनी बेटी की किस्मत का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण छोड़ गई थी। उस डायरी के अनुसार ईशावरी की माँ ने अपने घर के नीचे छिपे एक गुप्त मार्ग की खोज की थी। ईशावरी की जिज्ञासा ने उसमें इसकी गहराई का पता लगाने की इच्छा जगाई, पर उन गहराइयों में छिपी दुष्ट शक्तियों से बिल्कुल अनजान जब ईशावरी मार्ग पर ठोकर खाई, तो वह उसी अंधेरे जादू में फंस गई थी। डायरी में एक ऐसे अभिशाप के बारे में बताया गया था जिसने उनकी आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए गांव में कैद कर दिया। इन सारी बातों को डायरी में पढ़कर विजय एक
नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उस छिपे हुए भूमिगत मार्ग की गहराई में एक खतरनाक यात्रा पर निकल गया। कई दिनों तक उसने उस दुष्ट उपस्थिति का सामना किया जिसने ईशावरी की आत्मा को बंदी बना लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि एक प्राचीन चुड़ैल थी जिसने ईशावरी और गांव को अपने काले जादू के जाल में बांध रखा था। विजय ये सब जान चुका था कि आज तक हो रही ये सभी घटनाओं का कारण ये चुड़ैल द्वारा लगा अभिशाप था। विजय अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसकी शक्ति को कमजोर करने में कामयाब रहा। अपनी बुद्धि की ताकत और इस अभिशाप से गांव को मुक्त कराने के संकल्प के साथ और अंततः अभिशाप टूट गया और ईशावरी की पीड़ित आत्मा मुक्त हो गई। जैसे ही गांव में सुबह हुई, मानो निवासियों के लिए ये एक नई सुबह हुई थी। अब वो काले साए और भयानक दृश्य गायब हो चुके थे जो उन्हें बरसों से परेशान कर रहे थे, और इस प्रकार गांव ने अपनी पहचान पुनः प्राप्त कर ली। और इस तरह वो गांव कई सदियों से लगे अभिशाप से मुक्त हुआ। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।